नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। लेकर के हाजिर है अपना खास कार्यक्रम अपड़ो उत्तराखंड, जिसमें हम आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर। तो आप बात सबसे पहले इस खास बुलेटिन में उत्तराखंड की बेटी किरण नेगी की करेंगे। दरअसल किरण नेगी के साथ बर्बरता करने वाले आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। इस मामले में उत्तराखंड और देश की जनता में आक्रोश है। पहले से अंकिता हत्याकांड के दंश से जूझ रहे उत्तराखंड को इस नए मानसिक आघात के खिलाफ लड़ाई जो है वो लड़ रहा है उत्तराखंड। और वहीं राज्य मूल के अधिवक्ताओं ने मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की तैयारी शुरू की है। दूसरी तरफ राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अपने को असहज महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में केंद्रीय कानून मंत्री से बात करते हुए उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। वहीं परिवार के लोगों से फोन लाइन पर बात कर मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। हाँ नमस्कार नेगी जी, कैसे हैं? हम सब लोग आपके साथ हैं। और मैंने इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में वकील आप लोगों की तरफ से कर रही थी चारू खन्ना जी ना, जी। चारू खन्ना जी से भी मेरी बात हुई है। हाँ जी। मैंने उनको भी बात की है और हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उनसे भी बात करी थी। जी। इसमें हम सब लोग साथ में हैं, पूरे उत्तराखंड की सरकार आपके साथ है। और आप अभी इस समय कहाँ होंगे आप? सर मैं इस टाइम तो यहाँ पे न्यूज 24 चैनल पे हूँ सर। अच्छा, दिल्ली में है क्या आप? हाँ दिल्ली में सर। अच्छा। तो या तो इधर आपका आने का तो नहीं होगा ना अभी यहाँ? देहरादून साइड सर। हाँ देहरादून साइड। सर आएंगे जब आप बुलाएंगे, लेकिन अभी जरा थोड़ा सा अभी ये प्रेशर चल रहा है, इस पे चल रहे हैं, इसके बाद देखता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, नहीं तो फिर मैं दिल्ली आता हूँ तो वहीं आपसे भेंट कर लूँगा, जी। है ना? आप दिल्ली आएंगे जिस दिन आप मेरे को बुला लीजिए, हम दोनों मियाँ बीवी आपसे मिल लेंगे। नहीं बिल्कुल ठीक है। और इसमें हम लोग सब आपके साथ हैं, जो भी करना होगा। हमारी बेटी है वो, है ना, आपके साथ पूरा उत्तराखंड खड़ा है, हम लोग सब साथ में खड़े हैं। जहाँ भी जैसी ज़रूरत होगी हम लोग भी बात कर रहे हैं। जो भी हम लोगों से मदद होगी यहाँ से हम लोग ज़रूर करेंगे इसमें आपको न्याय दिलाने के लिए बेटी को, ठीक है ना? तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हितेश त्यागी इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश, जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री ने बातचीत की, परिवार को आश्वासन दिया, तो ये जो भरोसा मुख्यमंत्री जता रहे हैं परिवार के साथ, उनको दिला रहे हैं कि हम ऐसे मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हैं, तो परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में? कितने आश्वस्त हैं वो कि मुख्यमंत्री खुद उनके साथ खड़े हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऐसे मुख्यमंत्री अमूमन बहुत कम देखने को मिलते हैं जो हर एक घटना में परिवार के और राज्य के साथ खड़े रहते हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उनको बरी कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं किरण नेगी के साथ जिस तरह से अन्याय यहाँ पर देखा गया, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड पर जो एक आघात, उत्तराखंड के लोगों के सीने पर जो एक आघात पहुंचा है, कहीं ना कहीं करने वाला है। और जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड हो, उसमें भी अभी तक कहीं जो ऐसे आरोपी है उनकी भी जमानत की तैयारियां, ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों के लिए आघात का समय हो जाता है, परेशानी का समय हो जाता है, क्योंकि ऐसी असमंजस के समय में मुख्यमंत्री से उन्हें आश्वस्त किया है, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार से बात की। और जिस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह दिल्ली दौरे पर जाएंगे तो उसके परिवार से वहां पर भी मिलेंगे और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। जी हितेश, जिस तरीके से अगर देखिए हम अंकिता की बात करें तो बिटिया का दुख सबको है, हर कोई गमगीन है, क्योंकि ऊपर वाला न करे कि किसी के भी घर में किसी की भी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये बहुत पीड़ादायक होता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, अभी पिछले कुछ दिनों से हमने कुछ ऐसे फैसले देखे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तो ये कह करके बच निकलता है, या फिर हम उस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते कि हम जो है वो भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं करते, हम जो है वो किसी के इमोशनल को देख करके फैसला नहीं करते, हम जो है किसी की फीलिंग्स के आधार पर फैसला नहीं करते, हम तथ्यों के आधार पर फैसला करते हैं। लेकिन नहीं लगता कि इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी उच्च न्याय अदालत ऐसे फैसले करने लगेगी कि अगर अभाव है सबूतों का, तो अगर उम्र कैद की सजा है तो आप उसको बदल दीजिए, फांसी की सजा है तो आप उसको रिहा कर दीजिए, तो ये तो और ज्यादा क्राइम को बढ़ावा नहीं देगा? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही बात बोली है निदा, क्योंकि ऐसे एक नहीं, ऐसे कई केस उत्तराखंड के अंदर हैं जो दबा दिए गए हैं, या तो बरामदगी नहीं हुई है। पिछले साल की बात है कि महिला का अपहरण हुआ है, वो आज तक बरामद नहीं हुई। तो ऐसे मामले कोर्ट में आते हैं और दब जाते हैं। और जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, उनका मानना है कि तथ्यों के आधार पर हम फैसला देते हैं। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से कार्रवाई चली थी, जिस तरीके से वकीलों ने अपना कार्य इसमें पूरा किया है, तो कहीं ना कहीं पूरा उत्तराखंड गमगीन माहौल है और अन्याय की भाव से
इस फैसले को देख रहा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने लगातार जो टर्म से जो अधिकारी है उनको बोला है, क्योंकि दोबारा इसमें कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं पूरे परिवार को मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। जी जी ठीक है। वाकई हर राज्य के मुख्यमंत्री को अगर अपने राज्य की किसी भी बेटी के साथ कोई भी अन्याय हो रहा है तो इसी तरीके से खड़ा होना चाहिए, परिवार को भरोसा देना चाहिए कि आपके इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। हितेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो दूसरी बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं जो कि हरिद्वार के लक्सर से है। हरिद्वार के लक्सर में उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने क्षेत्र के तमाम लेखपालों को अपने कार्यालय में समीक्षा बैठक की और जिसमें राजस्व विभाग से जुड़े भू अभिलेख सहित संपादित और लंबित कार्यों के निर्धारित जवाबदेही के अलावा गंगा तटीय इलाकों और अन्य इलाकों में अवैध अतिक्रमण की गतिविधियों पर अंकुश स्थापित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही पहले से जांच रिपोर्ट आख्या के चलते लंबित कार्यों की भी उप जिला मजिस्ट्रेट ने समीक्षा की। इस दौरान मौके पर लेखपालों ने अपने अपने स्तर पर राजस्व विभाग की कार्यवाही के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं को उप जिला मजिस्ट्रेट के सामने रखा। वहीं उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल के मुताबिक निरंतर समीक्षा बैठकें निर्धारित समय पर होती है और उसी की तर्ज पर आज भी लेखपालों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। तो लेखपालों को समीक्षा बैठक के लिए तलब किया गया था और तमाम लेखपाल यहां पर इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए यहां पर पहुंचे थे। अवैध अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए ये निर्देश जो है वो दिए गए थे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संजय पुंडीर हरिद्वार से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरीके से ये बैठक की गई और जरूरी लेखपाल को दिशा निर्देश दिए गए, क्या लग रहा है अवैध अतिक्रमण पर अंकुश लग पाएगा? लेकिन इधर बीते दिनों से ही लगातार लेखपालों की बैठक होनी थी, लेकिन चुनाव के चलते यह बैठक नहीं हो पाई थी। हालांकि हरिद्वार के उप जिला अधिकारी राम गोपाल बिनवाल द्वारा एक लेखपालों की बैठक ली गई और बैठक में जिस तरह से विचार विमर्श किया गया, क्योंकि बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो बेहद परेशान हैं, उनके जो कामकाज हैं वो रुके हुए हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। हालांकि क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण और लगातार खनन को लेकर भी यहाँ चर्चा की गई है, क्योंकि लक्सर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर खनन की शिकायतें लगातार मिलती है। इसी को लेकर भी यहाँ उप जिला अधिकारी ने सभी लेखपालों को निर्देश दिया है कि किसी भी तरह का अगर क्षेत्र में खनन होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर लेखपाल की किसी भी तरह मिलीभगत पाई जाती है तो लेखपाल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट आपने बोला संजय, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि देखिए इलाके में क्या हो रहा है, ये आपके क्षेत्रफल में जितना भी आता है लेखपाल के अंडर में, उस इलाके में क्या हो रहा है ये जिम्मेदारी लेखपाल की भी तय होनी चाहिए कि अगर इस तरीके से कोई अवैध अतिक्रमण होता है तो जो भी सवाल जवाब होंगे, जो भी कार्रवाई होगी उस इलाके के लेखपाल के खिलाफ होनी चाहिए कि आपके रहते हुए आपकी मौजूदगी में ये सब कैसे हो गया। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हरिद्वार से सीधा हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए थे। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे नीति घाटी की। नीति घाटी में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, वहीं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। घरों में आप बर्फ की सफेद चादर जमी हुई देख सकते हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से भारत चीन सीमा के इस अंतिम गांव में बर्फ जो है वो जमी हुई है। वहीं बॉर्डर इलाकों को जाने वाली सड़क पर भी बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। घाटी में जबरदस्त ठंड जो है वो पड़ रही है। हालांकि नीति घाटी में इन दिनों माइग्रेशन की वजह से लोग निचले इलाकों में आ जाते हैं, लेकिन बराबरी के बाद यहाँ के नज़ारे जो है बर्फबारी के बाद काफ़ी दिलचस्प हो जाते हैं और भी ज़्यादा सुंदर नज़ारा जो है वो यहाँ का देखने को मिलता है। तो आप देखिए चमोली की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं नीति घाटी की, जहाँ पर ज़बरदस्त बर्फबारी जो है वो हो रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जो है वो बिछी हुई है यहाँ पर। लेकिन देखिए ये सब कुछ जो है ना प्रैक्टिकली अगर हम सोचें या हम तस्वीरों में देखें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर रहना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल खड़ा हो जाती है। हितेश हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। हितेश, जबरदस्त बर्फ जो है वो पड़ रही है, तस्वीरों में देखकर बहुत अच्छा लगता है, मन करता है कि स्टूडियो से उठकर तुरंत छुट्टियां लें और वहां पर मनाने के लिए चले जाएं। लेकिन हकीकत इसके पीछे ये है कि ऐसे में जो वहां के बाशिंदे होते हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जो स्थानीय निवासी है वो वहाँ कुछ समय के लिए जो चमोली का जो क्षेत्र है वो इन दिनों बर्फबारी से लबालब है। और बद्रीनाथ धाम की बात करें वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है, और जो नीति घाटी की आपने बात की वहां पर भी लबालब बारिश हो रही है। और उसी के साथ साथ वहां पर बर्फबारी भी है। बर्फबारी इतनी तेज हो गई है कि वहां से जो लोग हैं वो पलायन एरिया है वहां पर पलायन कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो वहां के लोगों को प्रशासन हटाने का भी प्रयास करता है, क्योंकि जो बाहर के लोगों उनके लिए तो लुत्फ उठाने के लिए एक अलग स्टैंड वहां पर देखा जाता है। तो जो वहां के स्थानीय लोग हैं लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किलों का सामना
करना पड़ता है, क्योंकि उनको अपने रहना खाना जो भी तमाम सामान उनके लिए होता है, उनके जो जानवर होते हैं, जो उनकी भेड़ बकरियां होती हैं, जो उनकी भैंस गाय होती हैं, जो भी तमाम उनके जानवर होते हैं, उनको नीचे लाने में बड़ी दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पहाड़ का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं पहाड़ जैसा ही है निदा जी। तो ये लोग जो ऊपरी इलाके पर हैं और जब ऐसा मौसम वहां पर बन जाता है तो क्या निचले इलाकों में इन लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है सरकार की तरफ से, पुख्ता इंतजाम होते हैं ताकि ये लोग कुछ वक्त गुजार पाए सही से? जी बिल्कुल, देखिए कुछ जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं, जो उनके भाई बंद होते हैं उनके यहाँ पर चले जाते हैं, और सरकार कुछ लोगों के लिए व्यवस्था करते हैं, उनके लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है, जो 5 से 6 महीने वहाँ पर अपना समय बिता सके। तो उसी को देखते हुए जो राज्य सरकार है उनको लगातार वहाँ पर मदद भी करती आई है, और लगातार वहाँ पर जो SDRF और जो NDRF की टीम है वो भी वहाँ पर लगातार मौजूद रहती है जी। ठीक है, चलिए हितेश, नजर आप बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे कि जब मौसम का मिजाज बदलेगा तो फिर कैसी तस्वीर वहां पर निकल कर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बद्रीनाथ धाम की अब हम बात करेंगे, जहां के कपाट बंद होने को अब महज 8 दिन बाकी हैं, और ऐसे में बद्रीनाथ धाम के लोग आपको बताएं कि पूजा पाठ जो है बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। और देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें भगवान घंटाकरण देवता की पूजा सहित माड़ा गाँव के हर परिवार के लोग इस विशेष पूजा में पारंपरिक भोटिया जनजाति के वेशभूषा पहनकर शामिल होते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं का विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही ग्रामीण अपने इष्ट देवताओं की साल के अंत में शीतकालीन विशेष पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आते हैं। 15 नवंबर तक आपको बता दें कि ये लास्पा पूजा होती है और इसके बाद माड़ा गांव में सन्नाटा पसर जाता है। तो लास्पा पर्व जो है वो लोग धूमधाम के साथ यहाँ पर मना रहे हैं। चमोली की ये तस्वीर सामने आई है। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में 8 दिन का वक्त जो है वो बचा है। लोग धूमधाम से देखिए कैसे तैयार होकर के पूरे पूजा पाठ के साथ, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर चमोली की ये तस्वीरें, बर्फबारी है, मौसम खराब है, लेकिन बावजूद इसके धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। और अब अगली खबर रुड़की से, जहां पर गंगनहर किनारे सिंचाई विभाग के कार्यालय में आज सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतपाल सैनी के नेतृत्व में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने अपने अधिशासी अभियंता नवीन सिंह का घेराव किया। साथ ही कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में ही हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि उनके कर्मचारियों को सिंचाई विभाग के आवास नहीं मिल पा रहे हैं और बाहरी लोगों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं। आरोप है कि सिंचाई विभाग के आवासों पर कुछ नेताओं और बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं और उनके कर्मचारी किराए के मकानों में रह रहे हैं। वहीं सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतपाल सैनी का कहना है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी है उनको 8-8, 10-10 साल से आवास नहीं मिल रहे हैं। बाहरी व्यक्ति शासन से एक लेटर लिखवा कर ले जाते हैं, ये भी पता नहीं फर्जी है या सही है। उस पर ये हमारे अधिकारी इतने डरे हुए हैं, तुरंत आवास दे देते हैं। हमारे एक आवास अभी रिक्त भी नहीं हुआ, 2 आवास है, एक कोठी नंबर वो 14 है, एक 21 नंबर है, वो अभी रिक्त नहीं हुआ। हमारे अधिकारियों ने दबाव में आकर उसका प्रस्ताव बाहरी व्यक्तियों के लिए बना दिया गया। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है, लेकिन हमारे विभाग के कर्मचारियों का सबसे पहला हक है। सिंचाई मंत्री से हमारी वार्ता हुई थी, सिंचाई मंत्री ने ये कहा था कहने के सबसे पहले संपत्ति सिंचाई विभाग की है। जो सिंचाई विभाग का कर्मचारी अधिकारी नहीं लेने वाला होगा तो वो बाहरी व्यक्ति को दे दी जाएगी। अच्छा, इसलिए हमारा जो आवास है ये आवास हमारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। जो कर्मचारियों को नहीं आवास दिए गए, सोमवार से हम इस ऑफिस का तालाबंदी कर दिया जाएगा, दोनों संस्थानों का। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मंत्री सुबोध उनियाल का एक बयान चर्चाओं में सामने आया है। मंत्री जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच आगामी चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं अब मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि लोग कई तरह की शिकायतें और समस्याएं उनके पास लेकर आते हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूं तो ठीक है, मैं फिर से आगामी चुनाव नहीं लड़ता हूं। जिसके बाद मेरे विधानसभा छोड़ लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं होने लगी हैं। कुल मिलाकर के मेरा लोगों को है ना कि राजनीति में जब आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारियों में कुछ बातें चल रही थी कि सपनों का उत्तराखंड नहीं बना, तो हमने कहा कि केवल पेंशन लेने के लिए और सर्टिफिकेट लेने के लिए आंदोलन नहीं किया गया था, राज्य को बनाने के लिए आंदोलन हुआ था। और राज्य का कोई ऐसा आदमी नहीं था जो इस आंदोलन में इन्वॉल्व न रहा हो। चुनाव, मैंने कहा चुनाव के वक्त आप लोग जातीयता में, पैसों में, शराब में बह जाते हैं, तो अगर आप प्रतिनिधि का चयन
ईमानदारी के साथ करोगे, कार्य क्षमता के हिसाब से करोगे, डिजर्विंग कितना है आदमी उस हिसाब से करोगे, तो निश्चित रूप से जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अच्छे लोग आएंगे और अच्छी पॉलिसीज बनेंगी। लेकिन चुनाव में इस तरह की जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करने का मेरा था। इसलिए मुझे उनको बोलना पड़ा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने चुनाव के लिए कह रहा हूं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मातृ सदन के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गंगा में खनन बंदी के आदेश हैं और ऐसे में एक पूर्व मंत्री लोगों को खनन खुलवाने का आश्वासन कैसे दे रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि स्टोन क्रशरों को भी गंगा से 5 किलोमीटर दूर किया जाए। मातृ सदन में पीसी करते हुए स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा कि अब हम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा करने जा रहे हैं और जब मामला कोर्ट में है, और साथ ही स्वामी शिवानंद ने कहा कि गंगा से 5 किलोमीटर के दायरे में स्टोन क्रशर नहीं होने सकते, ऐसा आदेश है, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं कराया जा रहा। मालूम ये हो कि कुछ लोगों ने खनन खुलवाने की मांग को लेकर एक पूर्व मंत्री से मुलाकात की थी। दावा किया गया कि पूर्व मंत्री ने वन विभाग से मिलकर खनन खुलवाने का आश्वासन लोगों को दिया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चंपावत के कुमाऊं की, जहां पर पुलिस महानिरीक्षक ने नशा और नशे को बढ़ावा देने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पुलिस प्रशासन ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस विभाग लगातार अवैध कारोबारियों की अवैध फैक्ट्रियों, दुकानों पर छापेमारी कर रही है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। क्षेत्र में इसमें एक जॉइंट टीम बनाई गई थी, थाना टनकपुर, थाना बनमसा की, और इसमें सभी जितने भी संदिग्ध व्यक्ति हैं और जो सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वाले हैं, शराब पीने वाले, पिलाने वाले या लोक शांति भंग करने वाले, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हमारी संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और 34 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें एनडी एक्ट, 81 पुलिस एक्ट, 83 पुलिस एक्ट, आबकारी अधिनियम और अन्य धाराओं के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की गई और आगे भी ये इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। इधर रानीपुर पुलिस ने अवैध स्मैक की तस्करी करते हुए 3 अभियुक्तों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से अवैध स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अभियुक्तों में से राजा उर्फ इरफान पर पहले से अलग अलग धाराओं में 10 मुकदमे दर्ज थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभियान ड्रग्स फ्री देवभूमि वाई 2025 चल रहा है, तो यहाँ हरिद्वार पुलिस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके तहत ही कोतवाली रानीपुर ने एक बहुत ही अच्छा स्मैक की बरामदगी करी, जिसमें हम लोगों ने 110.66 ग्राम स्मैक पकड़ी है। इसमें हम लोगों ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 अभियुक्त मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, जिनके नाम अमित बंसल और दीपक बंसल है, और जो तीसरा है जिनसे ये स्मैक खरीद के ले जा रहे थे, वो यहीं का ही लोकल निवासी है आपके रानीपुर का, जिसका नाम राजा उर्फ इरफान है। तो हमें जो हम लोगों ने अमित बंसल को और दीपक बंसल को नहर पटरी के पास से पकड़ा था। इनसे हमें 47.11 ग्राम स्मैक बरामद हुई। जब इनसे हमने सख्त कार्रवाई से पूछताछ करी तो इन्होंने ये बताया कि ये स्मैक राजा से लेके जा रहे थे। हमने राजा के घर पे दबिश दी तो वहाँ से हमें 63.55 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। अभी हमने इन तीनों के आपराधिक इतिहास के बारे में भी पता कर लिया है। तो इसमें से जो अमित बंसल है उसका आपराधिक इतिहास है और राजा का भी आपराधिक इतिहास है। तो अब हम लोग इनके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई करेंगे। रुड़की के कान्हापुर में 2 दिन पहले 2 पक्षों में गोलीकांड में 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 जिंदा कारतूस और 1 तमंचा बरामद किया। वहीं 2 पक्षों में खेत में विवाद हो गया था। विवाद के दौरान फायरिंग करते हुए तमंचे भी लहराए गए। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी और 2 नामजद आरोपी फरार हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सैनी का, जो इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, बाकी और लोगों की जो गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, गोलीकांड में फरार आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बाकी और साथियों की गिरफ्तारी कब? ऑडियो जो है वो नहीं आ पा रहा है, तो चलिए फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो
और उसके लिए दरअसल दो पक्षों में विवाद हुआ था, उसके बाद यहाँ पर फायरिंग हुई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।